चिंतन इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। उत्तर प्रदेश की रक्षा औद्योगिक गलियारों क्यों महत्वपूर्ण है? इसे संभावित लाभों को स्पष्ट कीजिए। वाइज वाइज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ यूपी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द पॉसिबल बेनिफिट फ्रॉम दिस। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन का संक्षिप्त इतिहास बताइए तथा इसकी आवश्यकता एवं उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। Give a brief history of economic planning in India and explain its needs and purpose. थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। भारत में भूमि सुधार हेतु किए गए प्रयास की प्रभावी उत्पादक का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट द efficacy of the efforts made for land reform in India. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अर्थव्यवस्था में वृद्धि और उचित एवं समावेशी लाभ प्राप्त करने में लॉजिस्टिक क्षेत्र समान रूप से महत्वपूर्ण है। भारत की वर्तमान स्थिति और सुधार हेतु सुझाव दीजिए। The logistics sector is equally important in getting fair and inclusive benefit of growth in the economy. Shed light on the present condition of India and give suggestion for improvement. फिफ्थ क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोलर एनर्जी पॉलिसी ऑफ यूपी। सिक्स क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 की प्रमुख विशेषताएं तथा कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ द यूपी बजट 2023-24 एंड इम्पोर्टेंट स्कीम्स ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की रक्षा औद्योगिक गलियारा क्यों महत्वपूर्ण है और इसे संभावित लाभों को स्पष्ट करना है। वाई द डिफेंस होगा, यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। वाई द डिफेंस, इसको डिफेंस कर लीजिएगा। वाई द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ यूपी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द पॉसिबल बेनिफिट फ्रॉम दिस। उत्तर प्रदेश का रक्षा औद्योगिक गलियारा यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना है। इसमें 6 नोड्स होते हैं। अलीगढ़ मथुरा, अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ। फिर से देख लीजिए एक बार। अलीगढ़, आगरा, अ से अलीगढ़, से आगरा, फिर कानपुर, चित्रकूट, झांसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीईआईडीए को राज्य की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर इस परियोजना को निष्पादित करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब फिगर्स हम दिखा देंगे। 6 हैं। तो ए से अलीगढ़, ए से आगरा हो गया, ठीक है। अलीगढ़, यहाँ पे फिर आगरा, फिर लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, ठीक है। इस तरह चयन कंप्लीट हो जाएगा। इस कॉरिडोर या गलियारे का उद्देश्य राज्य का सबसे बड़े उन्नत रक्षा विनिर्माण केंद्रों में से एक रूप में स्थापित करना एवं विश्व मानचित्र पर लाना। रक्षा गलियारा एक मार्ग या एक पथ को संदर्भित करता है जिसका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, एमएसएमई द्वारा रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन के साथ साथ रक्षा बलों हेतु उपकरण परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। और एमएसएमई दिवस को मनाया जाता है 27 जून को। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। इन चीज़ों को भी एमएसएमई का मेंशन कर सकते हैं। संभावित संभावित क्या क्या है? इससे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे हमारा आयात कम होगा और अन्य देशों के लिए इन वस्तुओं का निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक या प्रौद्योगिकियों के सक्रियात्मक विकास के माध्यम से रक्षा विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। एमएसएमई और स्टार्टअप सहित निजी घरेलू निर्माताओं के विकास को बढ़ावा देगा। निवेश मित्र के माध्यम से रक्षा और एरोस्पेस निर्माण इकाइयों को सिंगल विंडो अनुमोदन और मंजूरी देना। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरल बनाना। सुनिश्चित जल आपूर्ति और निर्बाध बिजली। 4 लेन हाईवे ड्यूटी हाईवे के साथ कनेक्टिविटी। आगे की राह क्या है इसमें? इसकी सफलता उद्योगों की समस्याओं को समाधान करने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन, समकालीन तकनीकी का निर्माण, विनिर्माण क्षेत्र
के विकास में सहायता करने और भारत के आत्मनिर्भर बनाने मेक इन इंडिया की सफलता में निहित है। यही बुनियादी ढांचा एक जीवंत आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क, कौशल विकास, पूंजी एवं व्यवहार्य परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय एवं वैश्विक की भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गिव a brief history of economic planning in India and explain its needs and purpose। हिंदी में देख लीजिए। भारत में आर्थिक नियोजन का संक्षिप्त इतिहास बताइए तथा इसकी आवश्यकता एवं उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। पहले इंट्रोडक्शन देंगे। किसी देश की उपलब्ध संसाधनों को इस प्रकार प्रयोग करना जिससे आवश्यक जरूरतों की बेहतर ढंग से पूर्ति हो सके और आर्थिक नियोजन कहलाता है। आवश्यकताएं क्या है? समावेशी ढंग से संसाधन, समावेशी विकास हेतु संतुलित विकास, रोजगार सृजन, जीवन स्तर में सुधार, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास, नेहरू रिपोर्ट में चर्चा, राष्ट्रीय नियोजन के समिति का गठन, फिर बॉम्बे प्लान 1944, सर्वोदय योजना, फिर गांधीवादी योजना, स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया तथा योजना आयोग का सृजन, पंचवर्षीय योजना आयोग का निर्माण, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन। इस प्रकार है कि भारत में आर्थिक नियोजन का नींव स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही पड़ी थी। उद्देश्य 1991 से पूर्व घरेलू उत्पादन पर बल, संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग, औद्योगिकरण को बढ़ावा, भारी उद्योग के विकास पर बल, व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन, आयात प्रति स्थान की नीति, भारत का समक्ष उत्पन्न संकटों यथा भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, निम्न स्वास्थ्य स्थिति, ठीक है, आदि का समाधान, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता, तकनीकी नवाचार पर बल। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद, जब एलपीजी आने के बाद, समावेशी समृद्धि विकास, अवसंरचना क्षेत्र के तीव्र विकास, विदेशी व्यापार में निर्यात को बढ़ावा, सामाजिक सुरक्षा उपायों उपायों पर राज्य का अधिक बल, निजी क्षेत्र पर अधिक बल, विदेशी निवेश का प्रोत्साहन, सरकार विनिमय भूमिका में रखना आदि। परंतु अपनी सभी उद्देश्यों में सफल नहीं, फलतः बदलती जरूरतों के अनुरूप नियोजन का नया स्वरूप नीति आयोग का गठन करके अपनाया गया। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इवेल्युएट द इफिशियंसी ऑफ द एफर्ट्स मेड फॉर लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। भारत में भूमि सुधार हेतु किए गए प्रयासों का प्रभावी उत्पादकता का मूल्यांकन कीजिए। भूमि सुधार से आशय है कि भूमि का न्यायपूर्ण वितरण, ताकि भूमि के असंतुलित वितरण को समाप्त करके संतुलित वितरण का सुनिश्चित करके कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के रास्ते समावेशी विकास, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। उपयुक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से ही अनेक प्रयास किए गए, जैसे आर्टिकल 39 डीपीएसपी में संसाधनों के पूर्ण न्याय वितरण का लक्ष्य, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जिम्मेदारी उन्मूलन और नवी अनुसूची को जोड़ा गया, 44वें अमेंडमेंट के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाया, भूमि भूमि हटबंदी, चकबंदी, काश्तकारी सुधार, लगान के नियमन एवं बिचौलियों की समाप्ति, जोतों की निम्न सीमा का निर्धारण, सहकारी कृषि, मृदा सर्वेक्षण संरक्षण कार्यक्रम, भूमि प्रबंधन में सुधार, डिजिटलीकरण, मूल्यांकन। भूमि सुधार कार्यक्रम में सकारात्मक प्रभाव, क्या क्या प्रभाव रहेंगे इसे पॉइंट वाइज समझाएंगे। पहला है कृषक और सरकार के मध्य सीधा संबंध, कृषक को भूमि पर अस्थायी अधिकार, जमींदारी उन्मूलन के शोषण और बेरोजगारी में कमी, काश्तकार और जमींदार एक ही स्तर पर आए, इसे समत की भावना, चकबंदी के बिखरे खेतों को एकीकरण हुआ और उत्पादन बढ़ा, भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण से न्यायपूर्ण वितरण संभव हुआ, मजदूरी करने वाले वर्ग के पास भी जमीन आई, लगान के रूप में सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई, बेकार और उपयुक्त भूमि का वितरण वंचित वर्गों में भी संभव,
कमियां क्या थी? प्रभावी क्रियान्वयन नहीं था। उच्चतम जोत की सीमा के बचाव हेतु जोतों को अवैध हस्तांतरण हुआ। जमींदार, राजनेता, प्रशासक गठजोड़ ने कानूनों की अवहेलना और भू रिकॉर्डों में भी हेरफेर की। राजनीतिक इच्छा की कमी। भूमिहीन भूहीन कृषकों और छोटे कृषकों को भू स्वामित्व प्रदान करने के साथ ही साथ वित्त नहीं उपलब्ध कराया गया। भू सुधार कानून और आर्टिकल 14, 16, 31 में अनेक विसंगतियों के कारण भू सुधार में कई न्यायिक रुकावटें। आगे की राह। भू सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी सफलता हेतु भू रिकॉर्डों को पूर्णतः नवीकरण किया जाए, पूर्णतः डिजिटल भी। बेहतर और दक्ष प्रशासनिक तंत्र के साथ विशेष अदालतों की स्थापना तथा साख और वित्त की सहज सरल उपलब्धता के साथ खेतिहर मजदूर बटाई वाले को भी भू सुधार क्रियान्वयन और कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। फोर्थ क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था में वृद्धि का उचित और समावेशी लाभ प्राप्त करने में लॉजिस्टिक क्षेत्र के समान रूप से महत्वपूर्ण है। भारत की वर्तमान स्थिति में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। लॉजिस्टिक क्षेत्र का आशय ऐसे समान क्षेत्र से है जिसमें किसी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने हेतु विभिन्न घटक शामिल होते हैं, यथा जल परिवहन, सड़क अवसंरचना, रेल अवसंरचना, बंदरगाह विकास और हवाई मार्ग। वृद्धि का उचित और समावेशी लाभ करने का इसमें इसका योगदान। चूंकि औद्योगिक उत्पादों का त्वरित परिवहन आवश्यक क्षेत्रों में आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। कच्चे माल में त्वरित आपूर्ति से औद्योगिक क्रियाकलापों का निर्बाध संचालन फलतः समृद्धि में वृद्धि है। अवसंरचना विकास से रोजगार अवसरों का सृजन फलतः प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है। निर्यात आयात प्रक्रिया में तीव्रता में सहायक। विश्व बैंक का भी मानना है कि यदि लॉजिस्टिक लागत कम हो तो जीडीपी समृद्धि दर में वृद्धि होती है। भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का 13% लगभग, जबकि अन्य विकसित देशों में 10% से कम। 2018 के विश्व बैंक में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 44वां स्थान। व्याप्त समस्याएं क्या हैं? एकीकरण का अभाव, निवेश की कमी, लॉजिस्टिक परिवहन और समय अधिक, कुशल मानव संसाधन की कमी, जल परिवहन का पर्याप्त विकास आदि। सरकार के प्रयास क्या है? पीएम गति शक्ति योजना। लॉजिस्टिक क्षेत्र के उद्योग का दर्जा क्या है? सागरमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना, एनआईपी के जरिए 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आदि। 116 जल मार्गों का विकास। अतः इस प्रकार उपयुक्त उपायों का सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा, परंतु अन्य प्रयास अपेक्षित, यथा भूमि अधिग्रहण को सुचारू एवं तीव्र निवेश सुधार, मानव संसाधन की कुशल आदि बनाकर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोलर एनर्जी पॉलिसी ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति। 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 की मंजूरी दी गई। इसमें सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए कई अहम प्रावधान किए गए। यह नीति 5 वर्ष तक लागू रहेगी। कब तक लागू रहेगी? 5 वर्ष तक। नोडल एजेंसी यूपी नेडा, यूपीएनईडीए। उद्देश्य क्या है? 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में। फिर किस तरह करेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। 4500 मेगावाट सोलर रूफटॉप से घरेलू से प्राप्त कर लेंगे 4500 मेगावाट। 14,000 मेगावाट सोलर पार्क से मिलेगी। 1500 मेगावाट सोलर रूफटॉप से घरेलू गैस की। 2000 मेगावाट पीएम कुसुम योजना से। तो आपके प्री का भी क्वेश्चन हो गया, पीएम कुसुम योजना किससे है? सोलर एनर्जी से 2000 मेगावाट मिलेगा। ठीक है, ये गैर घरेलू से है। 4500 मेगावाट तो सोलर टॉप घरेलू से हो जाएगा। 1500 मेगावाट सोलर पार्क सोलर रूफ टॉप बनाएंगे गैर घरेलू, याद रखें। घरेलू में 4500 और गैर घरेलू में 1500। सोलर पार्क में 14,000 और कुसुम योजना से 2000। ठीक है, इस तरह हम 22,000 मेगावाट अगले 5 साल में उत्पादन करेंगे सोलर एनर्जी का। राज्य में वहनीय दर पर ऊर्जा उपलब्ध करवाना, सोलर तकनीकी विषय में जागरूकता बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कौशल विकास एवं रोजगार सृजन करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना,
अतः इस प्रकार उपयुक्त उद्देश्यों के साथ उत्तर प्रदेश में सोलर नीति लागू की है, परंतु इसकी क्रियान्वयन में कई बाधाएं हैं। यथा पहला क्या है, घरेलू स्तर पर उपयोग करने में अनिच्छा, भूमि उपलब्धता की समस्या, निवेश में कमी, ट्रांसमिशन ग्रिड की कमी, सोलर पैनल उत्पादन करने हेतु आयात पर निर्भरता, रख रखाव मेंटेनेंस की चुनौती। अतः इस प्रकार उपयुक्त चुनौतियों का यथोचित समाधान करके इस नीति एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए निम्न प्रयास अपेक्षित हैं: जागरूकता बढ़ाकर, निजी निवेश हेतु आवश्यक विनिमय सुधार करके, सरकारी बजटीय सहायता देकर। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 की प्रमुख विशेषताएं तथा कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ द यूपी बजट 2023 एंड 24 एंड इम्पोर्टेंट स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर जरूर छपेगा यूपीपीसीएस मेंस 2023 में। बजट से एक क्वेश्चन आना ही है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में यूपी की योगी सरकार ने विधानसभा में 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें कई योजनाएं के शामिल किया गया। विशेषताएं: 6,90,242.43 करोड़ रुपए का है। बजट में 32,721 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। ये डाटा एकदम रट लीजिए, लिखना ही लिखनी है आपको। 6,90,242.43 करोड़ रुपए। भूल भी जाएंगे तो 42 के बाद क्या है, 43 है। 690 तो याद ही रहेगा। राज्य सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि का 16.8%। ठीक है, जीएसडीपी में हम 16.8% है। यूपी नया यूपी बनाने पर फोकस। वस्त्र क्षेत्र में 40,000 रोजगार का सृजन का लक्ष्य। स्टार्टअप नीति, महिला सशक्तिकरण, कृषि सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और संरचना सुधार, सड़क एवं रेल मार्ग विकास पर प्रभुत्व बल। 2023-24 हेतु जीएसडीपी समृद्धि दर 19%। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज पर बल। ऑपरेशन कायाकल्प इत्यादि। कृषि क्षेत्र हेतु प्रमुख प्रावधान: 5 लाख रुपए की कृषि बीमा, 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीकल्चर टेक स्टार्टअप, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटेड फंड के तहत 20 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों के एग्रीकल्चर स्टार्टअप को बढ़ावा, महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर के 50 करोड़, नंद बाबा दुग्ध मिशन हेतु 61 करोड़ 21 लाख रुपया, उत्तर प्रदेश दुग्ध शाला मिशन और दुग्ध व्यापार प्रोत्साहन नीति 2022, मेरठ एवं वाराणसी डेयरी परियोजना हेतु 60 करोड़। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार का बजट 2023-24 में युवा, कृषि एवं महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए बनाया गया है, जिससे कृषि आय का दुगुना करने में आसानी होगी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी सरकार का जोर रहेगा। इस तरह टोटल 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन कर लिए। अभी नेक्स्ट क्लास में हम यूपीएससी का जीएस 3 का कराएंगे। इसमें बाकी यूपी पीसीएस वाले, उत्तराखंड, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस वाले सारे बच्चे का कवर हो जाएगा मेंस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।